अच्छा, गाजी की उपाधि। अब देखिए अच्छे से, आवाज नहीं। गाजी की उपाधि किसने ग्रहण की थी रे? बाबर ने। और सांगा को युद्ध मैदान से घायल अवस्था में ले गए थे। कहां लेकर गए थे? बसावा नहीं, बसवा। कहां लेकर गए? और बसवा जो है कहां है, ये पढ़ लिया था। चलिए अब अगले पॉइंट में लिखिए फटाक फटाक से। लिखिए फटाक से, आवाज नहीं छोड़ो, कंजरो। चुपचाप छाप लो, मर लो, अब चुप मर जाओ। ये बोतल हटाओ। चलिए अब लिखिए फटाक से। लिखो राणा सांगा। राणा सांगा के सीट से मुकुट धारण किसने किया था रे? ये लिखा दिया था। चलिए, राणा सांगा चंदेरी के मेदिनी राय, कौन सा राय? मेदिनी राय की सहायता हेतु सेना लेकर गए। तब सांगा के सैनिकों ने इरिच नामक स्थान, कौन सा? इरिच नामक स्थान पर। ये इरिच कहां है? स्थान पर विष दे दिया, जिस कारण तीस जनवरी 1528 को कालपी नामक स्थान पर सांगा की क्या हुई? मृत्यु हुई। लिखोगे सांगा का स्मारक ऑब्लिक करके चबूतरा बसवा दोसा, और लिखोगे सांगा का अंतिम संस्कार व छतरी। कहां है रे? बिल्कुल मांडलगढ़। और मांडलगढ़ कहां? भीलवाड़ा। लिख लीजिए फटाक से। बढ़िया, लिख लीजिए जल्दी से। ये हो गया आपके सांगा। और सांगा के बाद देखिए अच्छे से आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो सांगा की मृत्यु जो हुई थी बता देता हूं आपको। चंदेरी का शासक था मेदिनी राय, और ये मेदिनी राय खानवा के युद्ध में सांगा की तरफ से लड़ा था। अब हुआ क्या था, बाबर चंदेरी को विजित करने के लिए उधर गया था, और इधर सांगा को पहले बसवा दोसा में ले जाया गया। वहां पर होश आया, काफी दिनों तक उपचार वगैरह किया गया, और सांगा जब थोड़े तैयार हुए
तब सांगा ने कहा कि अब चलो चंदेरी के मेदिनी राय की सहायता करने के लिए हम उनको बचाएंगे। तो बच्चा लोग सांगा के जो सैनिक थे उन्होंने कहा कि आगे भी सैनिकों की संख्या कम है और ऊपर से और अगर हम चले तो एक भी जिंदा नहीं बचेगा, और ऊपर से सांगा के शरीर पर 80 घाव लगे हुए हैं, एक हाथ एक पैर और एक आंख जा चुकी है, और सांगा मानने वाले नहीं है। तो इरिच नामक स्थान पर सांगा को क्या दे दिया गया? जहर दे दिया गया, दवाई का हवाला देकर सैनिकों द्वारा। सैनिकों ने कहा क्या है? दवाई है। दवाई का हवाला देकर जहर दे दिया गया, और कालपी नामक स्थान पर 30 जनवरी 1528 को, तारीख को मैंने अंडरलाइन किया है, जो अभी हाल ही रीट के एग्जाम में पूछी हुई है, पूरी तारीख पूछी हुई है। तो जो महान राजा हुए, बड़े बड़े राजा हुए, उनकी हर एक चीज तुम्हें अच्छे से याद होनी चाहिए, इस बात को अच्छे से ध्यान रखें। कंप्लीट ना? अरे कंप्लीट। अब देखो इनकी मृत्यु तो कालपी नामक स्थान पर हो गई। अब अच्छा लोग, जब मृत्यु हो गई थी तो सांगा को रवाना किया गया और मेवाड़ की तरफ लाया गया। तो जब कालपी से सांगा को लेकर आ रहे थे तो याद कर रखना अच्छे से, सांगा के शव को जब लाया जा रहा था तो बसवा दोसा तक लेकर आए थे, तब तक शाम हो गई थी। क्या हो गई थी? शाम हो गई थी, सूरज डूब गया था। और याद रखना, आज भी जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो रात्रि के समय खुले आसमान में शव को चलाया नहीं जाता, लेकर नहीं जाते। और रात्रि के समय अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस शव को छोड़ा भी नहीं जाता अकेले। आपने देखा भी होगा, किसी की मृत्यु हो जाती है तो रात्रि के समय पूरे उसके परिवार वाले, सगे संबंधी उस शव के पास बैठे रहते हैं। होता कि नहीं होता? तो ऐसे ही बच्चा लोग राणा सांगा की बॉडी को भी लेकर आए थे बसवा दोसा तक, तो वहां पर शाम हो गई, तो रात्रि वहीं पर निकाली गई बसवा दोसा में। तो बताओ सांगा की जो बॉडी, जो शव था, वो एक दिन कहाँ रुका? बसवा में। तो वहीं पर बनाया गया स्मारक, जिसको चबूतरा कहेंगे, जो बना हुआ है कहाँ? बसवा दोसा में। अगले ही दिन याद रखना, सांगा के शरीर को लाया गया मांडलगढ़, और वहीं पर क्या किया गया? अंतिम संस्कार। और वहीं पर सांगा की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। ये छतरी जो बनाई थी, आगे लिख दो कोष्टक के अंदर, अशोक परमार ने बनाई थी। किसने बनाई थी? अशोक परमार ने। और इसी अशोक परमार को सांगा ने ऊपर माल या बिजोलिया की क्या प्रदान की थी? जागीर प्रदान की। हाँ, तो राजचिन्ह मुकुट ही तो होता है। राजचिन्ह किसको कहते हैं? मुकुट को ही तो कहते हैं। मुकुट के ऊपर ही तो राजचिन्ह लगा हुआ रहता था। कंप्लीट ना? इस बात को ध्यान रखें। हाँ, फटाक से लिखिए। अब बढ़िए अच्छे से आगे। ये तो हो गए सांगा। कंप्लीट ना? अरे कंप्लीट ना? हेडिंग डालिए। अगले राजा जो आएंगे रतन सिंह। कौन से सिंह? रतन सिंह, राणा रतन सिंह। वो जो थे वो रावल रतन सिंह थे। अब जो आ रहा है राणा रतन सिंह आ रहा है। फटाक से लिखिए, राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह का शासनकाल लिख लो 1528 से 31। 28 से 31 लिख लिया। अब इनके शासनकाल में हालांकि ऐसा कुछ होगा नहीं, पर एक बहुत भयंकर घटना घटित होगी। बताऊं? बताऊं? पर एग्जाम में सवाल नहीं पूछेगा, पर इंटरटेन से भरपूर भरी हुई है। सुन लो पहले। देखो, राणा सांगा खानवा के युद्ध लड़े थे, और खानवा के युद्ध में जब सांगा को तो लेकर चले गए थे, तब याद रखना पीछे बाबर ने इस युद्ध को जीत लिया था।
हाँ, एक पॉइंट और लिखो सांगा का। 2 गद्दारों के नाम लिखे? नहीं लिखे ना, तो लिखो सांगा के 2 सेनापतियों ने गद्दारी की। कहीं पर भी जगह मिले लिख लो। सांगा के सांगा के 2 सेनापतियों ने गद्दारी की और वह बाबर की सेना में मिल गए। नंबर फर्स्ट लिखो रायसीन का, कौन से सिन? रायसीन का सिलहदी तंवर, और एक और था गोर ही गोर नागौर। और नागौर का कौन था रे? खानजादा। कौन सा ज्यादा बोलो? हाँ, खानजादा। लिखिए फटाक से लिखिए। अब सुनिए अच्छे से रतन सिंह का। हाँ, पहले मैं बता रहा था बाबर के बारे में। तो बाबर, ये दोनों चले जाते हैं बाबर की सेना में, तो बाबर खुशी मनाता है झाला अज्जा को मारकर। कहता है कि मैंने रणक्षेत्र को जीत लिया, मैंने बाबर को मार दिया। क्योंकि मुकुट राजचिन्ह जो था किसके सिर पर था? झाला अज्जा। तो बच्चा लोग, बाबर जब खुशियां मनाने लगा तब बाबर को कहा सिलहदी तंवर ने कहा ज्यादा उछल मत, तूने एक सेनानायक को मारा है, ना कि सांगा को तू कब का ही रणक्षेत्र से बाहर लेकर चले गए। अब जब ये बात कही बच्चा लोग, तो कहा जाता है कि बाबर अपना आपा खो चुका था। बाबर ने अपने सैनिकों को आदेश जारी किया कि इस युद्ध में, हाँ जी, क्या समस्या आ रही है, बिल्कुल इनकी समस्या का समाधान किया जाए। तो देखिए अच्छे से। तो बच्चा लोग, अब आगे क्या होता है? तो बाबर अपना आपा खो देता है। तो बाबर अपने सैनिकों को आदेश जारी करता है कि जितने कितने भी मेवाड़ी सरदार मारे गए हैं, जितने कितने भी राणा के सैनिक मारे गए हैं, इन सभी सैनिकों का सिर धड़ से अलग किया जाए। तो कहा जाता है कि मेवाड़ी सरदारों के सिरों को काटा गया और एक जगह इकट्ठा किया गया, तो एक बड़ी दीवार बन गई थी, मीनार बन गई थी। बाबर आया और उन्हीं के सिरों पर बैठकर उसने गाजी की उपाधि ग्रहण की। अब अगले दिन जब वो खानवा के युद्ध का मैदान का, रणक्षेत्र का निरीक्षण कर रहा था, तब उसे बहुत पछतावा हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया। तब बच्चा लोग सुनना अच्छे से। बाबर गया किसके पास? राणा सांगा की पत्नी रानी कर्मावती के पास, और जाकर कहा, बेटा युद्ध वो भी लड़ रहा था, युद्ध मैं भी लड़ रहा था। मैं अपने धर्म के संरक्षण हेतु लड़ रहा था, वो अपने धर्म के संरक्षण हेतु लड़ रहा था। वो महान शक्तिशाली योद्धा था, और मैं तुझे अपनी धर्मेली क्या बनाता हूं? भाई नहीं कमीनों, बेटी बनाता हूं। तभी तो हुमायूं की क्या लगेगी? बहन। कंप्लीट ना? तो धर्मांतरण क्या बनाई? याद रखना, बेटी बनाई। और हुमायूं जो पुत्र होगा किसका? बाबर का। तो बताओ दोनों क्या होंगे? धर्मांतरित भाई बहन होंगे कि नहीं होंगे? तो बच्चा लोग, बिल्कुल मेवाड़ दे दिया गया वापस कर्मावती को। और कर्मावती ने सुनना क्या किया था? सांगा के 3 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र जो था रतन सिंह था, और कर्मावती के 2 पुत्र थे, विक्रमादित्य और राणा उदय सिंह। पर कर्मावती ने कभी भी नियमों का उल्लंघन नहीं किया। कर्मावती ने चित्तौड़ का जो राजा बनाया, बड़े पुत्र को ही बनाया, रतन सिंह को। और खुद अपने दोनों पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह को लेकर चली गई रणथंबोर में। कहां चली गई? हाँ,
रणथंबोर में। गाजी का मतलब क्या है? गाजी का मतलब है हिंदुओं का वध करने वाला, काफिरों का वध करने वाला। अब आप कहोगे काफिर कैसे? तो याद रखना, जब इस्लाम धर्म के योद्धा लड़ते थे तो उनके लिए हिंदू काफिर होते थे, और हिंदू जब उनसे लड़ते थे तो हिंदुओं के लिए वो काफिर होते थे। कंप्लीट ना? अब सुनिए अच्छे से। तो बिल्कुल दे दिया, तो अब सुनो अच्छे से और समझो। ये कौन से सांगा? राणा सांगा। और राणा सांगा के मैंने पुत्र अभी कितने बताए हैं? 4 ले लो। एक था भोजराज, ये तो आपने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ाई होगा। मीराबाई के जो इन्हीं युद्धों में मारे गए थे। कुछ विद्वान कहते हैं खातोली के युद्ध में मारे गए, तो कुछ कहते हैं खानवा के युद्ध में। तो इनके ऊपर तो क्या लगा देते हैं? क्रॉस। अब पीछे जो रहे वो कौन से सिंह? और 2 पुत्र विक्रमादित्य और कौन सा सिंह? उदय सिंह। अच्छे से देख लेना और समझ लेना, अभी समझा रहा हूं। तो बच्चा लोग, ये दोनों पुत्र जो थे ये रानी कर्मावती के थे, और बड़ा पुत्र कौन था? रतन सिंह को दिया गया तोड़ ही तोड़, यानी चित्तौड़ के राजा बने सांगा के बाद। रतन सिंह और कर्मावती अपने दोनों पुत्रों को लेकर चली गई कौन से भोर? रणथंबोर। अब कर्मावती का भाई था एक, जिसका नाम था सूरजमल हाड़ा। बोलो क्या नाम था? हाड़ा था। तो याद रखना, कर्मावती भी हाड़ी रानी थी, इस बात को ध्यान रखना। सूरजमल हाड़ा इसका भाई था। सूरजमल हाड़ा भी कर्मावती के पास ही था। ये अपने दोनों भाणजों को क्या देता था? प्रशिक्षण देता था, युद्ध में इनको निपुण करता था। अब बच्चा लोग, हुआ क्या था? रतन सिंह, पहले बता रहा हूं, जिस समय सांगा जिंदा थे, रतन सिंह एक बार युद्ध अभियान पर गए। कहां गए? युद्ध अभियान पर गए, और युद्ध अभियान पर गए थे आमेर की तरफ। किधर गए थे? और आमेर के उस समय राजा थे पृथ्वीराज, जो हमने पढ़ा था ना। अब पृथ्वीराज कच्छावा की एक अति सुंदर राजकुमारी यानी पुत्री थी, वो भी उधर से मंदिर के आसपास कोई मंदिर में दर्शन करने जा रही थी। तभी नजर पड़ी हमारे कौन से सिंह की? तो रतन सिंह ने बिल्कुल देखा और कहा, हे क्या बोलती तू? तो बिल्कुल राजकुमारी ने कहा, मैं क्या बोलूं? तो बिल्कुल बच्चा लोग, कहा जाता है मंदिर में दोनों साथ गए भगवान के दर्शन करने, और बिल्कुल फिर रतन सिंह जी ने दर्शन करते समय भगवान के कहा, व्हाट इज योर मोबाइल नंबर? करूं क्या मैं डायल नंबर? तो कहने का मतलब दोनों धीरे धीरे क्या आए? नजदीक आए, कने आए। क्या आए? कने आए। तो बिल्कुल बच्चा लोग, दोनों कहने लगे, रानी तू मैं राजा। क्या कहने लगे? हाँ बिल्कुल, इतने नजदीक आ गए, इतने नजदीक आ गए कि मम्मी पापा के, दोनों मम्मी पापा के को पता ही नहीं है। और ये तो आज भी होता है, पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि शहजादा क्या कर रहा है, शहजादी क्या कर रही है, पर माँ बाप ये कहकर इतना थे, नहीं मार छोरो फूट रो है, एकदम सही है। और लास्ट में जब बात पूरी बीत जाती है तब कहते हैं ऐसा हो गया, और सबसे अंत में ही घर वालों को पता चलता है। तो ऐसे ही बच्चा लोग दोनों बहुत ज्यादा कने आ गए थे। तो इन दोनों ने डिसीजन बहुत भयंकर ले लिया। रतन सिंह जी ने कहा लव मी, तो कहा ओ या। तो बिल्कुल इसने भी वापस कहा यू लव मी, तो कहा ओ या। डबल बार बोला था, यानी ये ज्यादा करता था। तो दोनों ने कहा चलो फिर वापस चलते हैं मंदिर। कहां चलते हैं? और माला पहना दी और क्या खा लिए? फेरे। सिर्फ भगवान के सामने ही खाए, दुनिया के सामने, यानी चोरी छुपे क्या कर लिया? विवाह कर लिया।
अब अच्छा लोग, अगर घर वालों को पता हो तो घर वाले बेचारे आगे रिश्ते की बात नहीं करें। अब पृथ्वीराज जी ने तो बिल्कुल अपनी पुत्री के विवाह की क्या की बात की, और ये भी गैली थी। लाज और शर्म के मारे पापा को कहा ही नहीं कि आई एम ऑलरेडी मैरिड विथ रतन सिंह, कहा ही नहीं। अब बच्चा लोग, पृथ्वीराज कच्छावा ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया सूरजमल हाड़ा के साथ। किसके साथ? अरे बोलो, अरे किसके साथ? सूरजमल हाड़ा के साथ कर दिया। अब विवाह भी हो गया, छोरी ने लाज और शर्म के मारे किसी को बात बताई नहीं। अब बच्चा लोग, ये बात पता चली किसको? रतन सिंह को पता चली कि मेरी वाली को ले गया कौन सा हाड़ा। तब इस रतन सिंह ने भी कहा कि दुनिया हिला दूंगा। किसकी? सूरजमल हाड़ा की। तो अब रतन सिंह चित्तौड़ में रहते हुए मारने की योजना बनाने लगा। किसकी रे? तो बच्चा लोग, बिल्कुल रतन सिंह योजना बनाता है और चित्तौड़ के अंदर एक तैयार मनाया जाता है, अहेरिया तैयार, जिसको बसंत पर्व भी कहते हैं। कौन सा पर्व? और इस पर्व पर क्या होता है? राजा जंगल में क्या करने जाता है? शिकार करने जाता है। तो रतन सिंह ने बसंत पर्व बोल दो, अहेरिया उत्सव पर रणथंबोर से बुलाया। कौन से हाड़ा को? सूरजमल हाड़ा को बुलाया, कहा आओ शिकार करने चलेंगे। और ये षड्यंत्र था किसका? सूरजमल हाड़ा आ गया। हाड़ा वंशीय थे, योद्धा थे, ऐसे थोड़ी मरेंगे। आ गए सूरजमल जी, और सूरजमल जी को बेचारे को कोई बात, कोई अत्तार, कोई। अब बच्चा लोग आए, रतन सिंह जी और सूरजमल हाड़ा जंगल के अंदर गए। सैनिक काफी पीछे रह गए थे। अब चल रहे थे कितने जने? रतन सिंह और सूरजमल हाड़ा। तब रतन सिंह ने अपने घोड़े को रोक लिया और सूरजमल थोड़े आगे चले गए। तब रतन सिंह ने कूद कर तलवार से पीछे की तरफ वार किया। किसके? सूरजमल के ऊपर इतना भयंकर प्रहार हुआ था कि सूरजमल घोड़े से सीधे नीचे और मुंह पूरा रेत के अंदर। अब रतन सिंह ने कहा काम तमाम, और घोड़ा मोड़कर वापस जाने लगा। रतन सिंह सिर्फ घायल हुए थे। जब वो वापस मुड़ा, खड़े हुए सूरजमल, और रतन सिंह ने घोड़ा घुमाया, चलने लगे। अरे आगे कौन चल रहा था? सूरजमल आगे चल रहा था, और पीछे से वार किया किसने? तो आगे कौन पड़े? सूरजमल। अब रतन सिंह वापस यू टर्न करता है, तब वो तो जाने लगता है, वो सोचता है कि मारे गए कौन से मल। तब सूरजमल वापस खड़ा होता है और जाते हुए रतन सिंह के मारता है, और रतन सिंह भी घायल। अब कितने जने घायल? सैनिक तो आसपास में भी है नहीं। दोनों लड़ने लगे और दोनों लड़ते लड़ते मारे गए। और बाद में दोनों ने कहा मैड फॉर ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, वो किसी और की है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब मारा गया कौन सा सिंह रे? तो बताओ, चित्तौड़ का सिंहासन वापस खाली हुआ कि नहीं हुआ? तब राजा बनाया कर्मावती ने किसको? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? फटाक से लिख लो रतन सिंह की 2 पॉइंट। फटाक से लिख लीजिए रतन सिंह के 2 पॉइंट। लिखो रतन सिंह का सूरजमल हाड़ा के साथ संघर्ष हुआ। सूरजमल हाड़ा के साथ संघर्ष हुआ। और लड़ते हुए क्या हुए रे? वीर गति को प्राप्त हुए।
लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। हो गया ना कंप्लीट। हेडिंग डालो विक्रमादित्य। कौन सा आदित्य? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के भी 4-5 पॉइंट लिख लो। अब समझा देता हूं, पहले सुनो। अब देखो, विक्रमादित्य को राजा तो बना दिया, पर विक्रमादित्य में राज्य उचित गुण एक भी नहीं थे। यानी राजा बनने के जो गुण होते हैं, जो व्यक्तित्व होना चाहिए, वो विक्रमादित्य में नहीं था। और उसी समय विक्रमादित्य के समकालीन जो रात ही रात, कौन सी रात? गुजरात का जो शासक था उसका नाम था बहादुर शाह। कौन सा शाह? बहादुर शाह को पता चला कि अभी बहुत खतरनाक दयनीय स्थिति है, कौन से तोड़ की? तो बहादुर शाह गुजरात से अपनी सेना लेकर आ गया, कौन से तोड़ की तरफ? चित्तौड़ की तरफ। और चित्तौड़ के राजा कौन से? द्वितीय। जो मैंने आपको बता दिया, इनमें राज्य उचित गुण नहीं थे। तो अब यहां पर आई रानी कौन सी वती? और कर्मावती ने जैसे तैसे करके बहादुर शाह के साथ किया जोता ही जोता। अरे बोलो कौन सा जोता? समझौते के तहत जागीर दी, बोलो कौन से भोर की? और खूब सारा दिया जाना ही जाना, कौन सा जाना? ये देखकर वापस लौटाया किसको रे? कौन सी रात में? पहली बार जब आया था तब सन था और महीना था मार्च 1533। अब अच्छा लोग, आपको भी पता है, सुनना अच्छे से और समझना। कभी कभार क्या होता है, किचन का दरवाजा खुला रह जाता, खिड़की खुली रह जाती है। तो बच्चा लोग, रात्रि के समय आती है कौन? हाँ, बिल्ली आती है। हाँ, बिल्ली और बिल्ला, चलो कपल आता है, और दोनों पीकर क्या जाते हैं? सिर्फ कितने दिन दरवाजा खुला रहा रहे? अब बच्चा लोग, वो आए तो एक दिन इत्तेफाक से थे, पर उन्हें क्या मिला था? दूध मिला था। तो अगले दिन चाहे तुम दरवाजा बंद करो, चाहे ठीक रहे, कुछ भी कर दो, वो आएंगे। तो ऐसे ही पता चल गया किसको? बहादुर शाह ने कहा, जब फर्स्ट टाइम गया तो कौन सा भोर लेकर आया और खूब सारा क्या लाया? वापस जाऊं अब की बार तो बहुत कुछ मिलेगा। तो बहादुर शाह 1534 में वापस सेना लेकर आ गया, कौन से तोड़ की तरफ? अब अच्छा लोग, मां तो मां होती है। अब विक्रमादित्य में राज्य उचित गुण नहीं थे, तब विक्रमादित्य और इसका भाई कौन, इन दोनों को ननिहाल, इनके ननिहाल भेजा। कहां? बूंदी। अरे बोलो कहां भेजा? बूंदी भेजा। दोनों को भेज दिया किसने? कर्मावती ने। और चित्तौड़ का कहा कार्यभार किसे सौंपा जाए? तब उस समय एक ऐसा योद्धा था जो किले बंदी वो जो करता था, उस किले बंदी को कोई भी भेद नहीं पाता था, और वो था देवलिया का रावत बाघ सिंह। कौन था रे? देवलिया का रावत बाघ सिंह। अब बाघ सिंह को चित्तौड़ बुलाया कौन सी वती ने, और कार्यभार भी सौंपा किसका? चित्तौड़ का। पर कर्मावती को पता था बाघ सिंह जी कब तक सहायता करेंगे और कब तक ध्यान रखेंगे। तब बच्चा लोग, रानी कर्मावती ने चित्तौड़ की सुरक्षा हेतु राखी भेजी। किसको? हुमायूं को। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? हुमायूं को राखी भेजी। हुमायूं आएगा पर लेट आएगा। तब तक इधर बहादुर शाह गुजरात का बहादुर शाह चित्तौड़ के चारों तरफ भयंकर क्या करेगा? घेराबंदी करेगा। जीत नहीं पाएगा, काफी समय हो जाएगा। जब घेराबंदी करेगा बच्चा लोग, बहादुर शाह अपना पूरा जोर लगा देगा, सैनिकों को तैनात कर देगा, नहीं जीत पाएगा। तब बच्चा लोग, उसके जगह जगह सैन्य दल बैठे थे घेर कर। तब सैन्य दलों में बातें हो रही थी, क्या यार कितने दिन हो गए जीत ही नहीं पा रहा है। तो कहा एक सेना नायक ने, कहा जीत कैसे पाओगे? अंदर है देवलिया का कौन?
और उसकी किल्लेबंदी को मैं ही ध्वस्त कर सकता हूं। तब सभी सैनिकों ने उसकी मजाक उड़ाई का ओहो इन देखो, उड़ाते कि नहीं उड़ाते ऐसे। तो उसकी बेचारे की क्या उड़ाई गई, मजाक उड़ाई गई। तो बच्चा लोग बिल्कुल उसके बाद 4-6 महीने और बीत गए, 4-6 नहीं कुछ समय और बीता, तो भी जीतने में असफल। तब सभी सैनिकों को बहादुर शाह ने बुलाया। तब कुछ सैनिकों ने कहा, वो कह रहा था कि अगर नेतृत्व मुझे सौंपे है तो मैं चंद दिनों में जीत कर दिखा दूं किसको। तो बहादुर शाह ने कहा, ऐसी कैसी तोप है, बुलाना तो उसको। तो बिल्कुल उसको बुलाया गया और कहा, आपने ये बात कही? कहा बिल्कुल कही, मेरे में वो गुण है कि मैं इसको जीत सकता हूं। तब बच्चा लोग बहादुर शाह ने कहा कि अगर तुम इस चित्तौड़ दुर्ग को जीत कर दिखाते हो तो हम आपको यहां का किल्लेदार नियुक्त करेंगे। तब उसने कहा, खवाब सौगन। तब कहा, अब बच्चा लोग बिल्कुल लीडरशिप दी गई उस सेना नायक को, और वो सेना नायक था तोप चलाने में निपुण, तोपची था एक। अब उसने तोपों के मुंह घुमाए और बिल्कुल खतरनाक तरीके से किल्लेबंदी को ध्वस्त किया। किसकी? बाघ सिंह की। अब बाघ सिंह की जब किल्लेबंदी ध्वस्त होने लगी और दुर्ग के अंदर खाद्य सामग्री कम पड़ी, तब बाघ सिंह ने कहा, अब करेंगे हम केसरिया। तो रावत बाघ सिंह ने केसरिया धारण किया और अंदर थी रानी कर्मावती, और रानी कर्मावती ने कहा, हम रानियां क्या करेंगे? जौहर करेंगे। तो बिल्कुल रावत बाघ सिंह जी बाहर आए, लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, और ये क्या नाम है ना, कर्मावती के नेतृत्व में क्या हुआ? चित्तौड़ पर अधिकार हो गया। कौन से शाह का? अब बहादुर शाह का चित्तौड़ पर अधिकार हो गया, और जो सेना नायक जिसके नेतृत्व में जीता था उसका नाम था रूमी खां। याद रखना, बहुत कम ऐसी बुकें बनी है जिनमें ये नाम मिलेगा आपको, इस बात को ध्यान रखना। कौन सा खां? अब चित्तौड़ फतेह हो गया, बहादुर शाह अंदर बैठा था। बहादुर शाह ने बैठा था, बिल्कुल सेना नायक सभी बहादुर शाह के खड़े थे। तब एंट्री हुई दुर्ग में रोकी भाई की तरह कौन से खां की। तब सभी ने खतरनाक तरीके से स्वागत किया। किसका? और रूमी खां जब बहादुर शाह के सामने प्रस्तुत हुआ तो बहादुर शाह ने कहा, हम आपकी वीरता से बहुत खुश हुए, इन रूमी खां जी को 5 किलो सोना दिया जाए। यानी अपनी जबान से मुकर गया कौन? बहादुर शाह। तब रूमी खां ने मन ही मन में कहा कि बहादुर शाह, हम किसी को जीतना जानते हैं तो गिराना भी जानते हैं। बच्चा लोग, हुआ क्या था, इस बहादुर शाह ने, हुमायूं तो आ गया था, कहां तक आ गया था? मेवात तक। मेवात का मतलब अलवर और भरतपुर तक आ चुका था, पर इसने बहादुर शाह ने षड्यंत्र रच के पत्र लिखकर रोक दिया मेवात में ही। किसको? और पत्र में लिखा था कि हमने इस युद्ध को जिहाद का युद्ध घोषित किया है, और आपके पिताजी ने भी इसी चित्तौड़ को जीतने के लिए खानवा के युद्ध को जिहाद का युद्ध घोषित किया। अगर आप हमें रोकने आए तो समझ लो हमारे धर्म के विरोध, और अपने आप अपने पिता के विरोध में जा रहे हो। तो बिल्कुल हुमायूं धर्म संकट में फंस गया, और रुक कहां गया था? मेवात में। अब बच्चा लोग, रूमी खां को मिला नहीं कौन सा तोड़। तब रूमी खां ने पत्र लिखा चित्तौड़ से। किसको? और लिखा, और मुगल मूर्ख सम्राट हुमायूं कैसा है? तो हुमायूं ने कहा, साला मेरे को मूर्ख बोल रहा है। तो बिल्कुल वापस भेजा पत्र का। मूर्ख बोलने का रीजन क्या है? तो कहा कि बहादुर शाह ने जिहाद कहा और तुमने मान लिया। ये बहादुर शाह का षड्यंत्र था कौन से तोड़ को जीतने का, चित्तौड़ को जीतने का, और अगला अभियान तो आपके विरुद्ध है, बहादुर शाह का। तब हुमायूं ने कहा, अभी आंकड़ा दिया किसके? बोलो, बहादुर शाह के। तो कहा, जल्दी आ,
मैं भी तेरी तरफ ही हूं। अब बच्चा लोग बताओ चित्तौड़ की तरफ कौन आया रे? बहादुर शाह ने कहा कुरिया नट शेर आया। चित्तौड़ छोड़कर भाग गया रे कौन? बोलो। अब चित्तौड़ पर अधिकार हो गया किसका? कौन से मायू का? हुमायूं चित्तौड़ पर आया, पर आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पर हुमायूं ने अपने कुछ सैनिकों को चित्तौड़ में तैनात किया और चला गया वापस आगरा की तरफ। सही है कि नहीं है? तभी मेवाड़ी सरदारों ने हुमायूं के सैनिकों को परास्त करके वापस जीत लिया। कौन सा तोड़ रे? और राजा बनाया किसको? किधर गया रहे? विक्रमादित्य को। किसको? अब बच्चा लोग एंट्री हुई दासी पुत्र की। दासी पुत्र की, और दासी पुत्र जो था वो था, इस बनवीर को पता था कि विक्रमादित्य में न तो लूण है ना कोई लक्कड़ है। और ये दासी पुत्र बनवीर जो था ये किसका था रे? पृथ्वीराज सिसोदिया का। और पृथ्वीराज सिसोदिया की एक दासी थी जिसको उसने कहा कि तेरा नाम बहुत अच्छा है। कहा क्या? कहा तुम्हारा नाम पुत्तल दे है। क्या है? पुत्तल दे। और उस दासी को कहा 10 बार एक साथ अपना नाम बोलो। तो दासी का पुत्तल दे, पुत्तल दे, पुत्तल दे, पुत्तल दे, पुत्र दे, पुत्र दे, पुत्र दे। तो पृथ्वीराज सिसोदियन का पुत्र दो। और पुत्र दे के रूप में आया कौन सा वीर? अरे बोलो रे। तो पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी कौन सी थी रे? पुत्तल दे। कौन सी दे? और पुत्तल दे ने पुत्र दिया किसको? कौन से वीर के रूप में? अब सुनो, बनवीर को पता चला कि विक्रमादित्य में न तो लूण है ना, गया 1536 में और मौत के घाट उतारा। और अब चित्तौड़ के साम्राज्य पर अधिकार हो गया दासी पुत्र बनवीर का। अब बच्चा लोग बनवीर दुर्ग के अंदर बढ़िया खतरनाक तरीके से पार्टी मना रहा था, पार्टी का आयोजन कर रहा था, धमाधम ऐसा ठुमके लगा रहा था। साथ में बिल्कुल इसको सपोर्ट करने वाले भी सब नाच रहे थे। तब बच्चा लोग एक नाचता नाचता आया और बनवीर को कहा बहुत नाच रहे हो। तब कहा नाचेंगे ही, हम चित्तौड़ के क्या बन गए हैं? राजा बन गए, राणा बन गए। तब कहा ज्यादा खुश मत हो, तुम्हारे लिए एक कांटा अभी भी है। तो कहा कौन? कहा राजकुमार उदय सिंह। तो कहा जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अभी मारूंगा। अच्छा तो सुनो अब। तो बच्चा लोग बिल्कुल वहीं से जो जश्न चल रहा था वहीं से तलवार लेकर गया कौन? अरे बोलो। किसको मारने के लिए? कौन से सिंह को रे? उदय सिंह को मारने के लिए गया। और उदय सिंह के कमरे में थी एक पन्ना धाई जो पालन पोषण करती थी किसका? अब बच्चा लोग तलवार लेकर जा रहा था। बनवीर नशे में धुत था। तो आपको पता ही है महलों के अंदर दासियां होती थी। तो रात्रि के समय जब बनवीर ऐसे तलवार लेकर आया, खुली तलवार, और जा रहा था उदय सिंह जी के कमरे की तरफ, तब दासियां जोर जोर से चिल्लाई। और एक दासी ने न्यूज पहुंचाई किसको? कि बिल्कुल उदय सिंह जी को मारने के लिए आ रहा है कौन? तो कहा जाता है कि उदय सिंह की उम्र का ही पन्नाधाई का पुत्र था। तो बच्चा लोग याद रखना, आप इतिहास में अगर अच्छे से जब भी अगर मौका मिलेगा, आप में से जिसके सपने बड़े हैं, जो कुछ और डिफरेंट करना चाहता है, तो वापस मिलेंगे आप और मैं कोई बड़े बैचेज में, तो पूरी चीज बताऊंगा वहां पर, पूरे इतिहास में बताऊंगा कि कुछ इतिहास में ऐसी घटनाएं हुई जहां एक बेटी ने बलिदान दिया और देश को बचाया। देश का मतलब साम्राज्य को, और अपने पिता की गरिमा बचाई। कहीं पर ऐसा देखोगे कि एक
एक मां ने अपने पुत्र को गंवाया और अपने देश के वंशज को बचाया। और कुछ ऐसी घटनाएं देखोगे कि अपने प्रेमी को तो छोड़ा और अपने देश को बचाया। ऐसी ऐसी भी घटनाएं हुई। तो एक अनूठी घटना यहां पर घटित हो रही है। बच्चा लोग, पन्नाधाई, इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है कि पन्नाधाई ने अपने बेटे चंदन का क्यों बलिदान दिया था। इसमें राणा सांगा जब वापस गए थे, बसवा गए थे ना, बसवा दोसा लेकर गए थे, तो बसवा दोसा में ज्यों ही होश आया था सांगा को, तब सांगा ने कहा था कि रण क्षेत्र की तैयारी करो, बाबर को मारने चलेंगे। तब मेवाड़ी सैनिकों ने कहा अब तो इनको एक ही कंट्रोल कर सकती है, रानी कर्मावती। तो बसवा से सांगा को घायल अवस्था में रणथंबोर लाया गया। रणथंबोर में कर्मावती के पास काफी दिन रुके थे और उसी युद्ध के अंदर पन्नाधाई के पति भी मारे गए थे खानवा के युद्ध में। अब अच्छा लोग, जब राणा सांगा को घायल अवस्था में रणथंबोर लेकर गए थे, तब कर्मावती ने देखा तो कर्मावती तो रोई रोई थी। अंदर थी कौन? पन्नाधाई। पन्नाधाई ने अपनी चूड़ियां पटक पटक कर तोड़ दी। तो कर्मावती गई और कर्मावती ने कहा पन्ना तू ऐसा क्यों कर रही है? तब उसने कहा कि जब राणा जी ऐसी अवस्था में आए हैं तो मेरे पति तो जिंदा नहीं बचे। और बिल्कुल जब सांगा ने आंखें खोली तो उन्होंने कहा कि पन्नाधाई तेरा पति इस दुनिया में नहीं रहा। और बच्चा लोग, जब यहां रणथंबोर से जब तैयार हो गए तो वापस चंदेरी के, बताया था ना, मेदिनीराय की सहायता हेतु निकले थे। तब कर्मावती ने टीका लगाया विजय का, किसके? सांगा के। तब महल के बाहर राजकुमार उदय सिंह, जिनकी उम्र उस समय 5 से 6 वर्ष थी या 4 वर्ष थी, खेल रहे थे। तो सांगा ने भरी नजरों से अपने पुत्र उदय सिंह को देखा, क्योंकि छोटे थे, लाडले थे। तो उदय सिंह को बुलाया, अपने गले से लगाया, अंतिम ऐसे लाड किया और वापस पास में कर्मावती भी खड़ी, पन्ना भी खड़ी। कर्मावती को नहीं दिया, पन्नाधाई को दिया। तभी पन्नाधाई ने इतना बड़ा बलिदान दिया। अब अच्छा लोग, पन्नाधाई को पता चला कि वो आ रहा है, तो पन्नाधाई अब करे तो करे क्या? पन्नाधाई ने एकाएक दोनों तरफ देखा, किसको? चंदन और उदय सिंह को। तो बच्चा लोग दोनों मिले, देखा तो का दोनों की उम्र हम उम्र है। तो पन्नाधाई ने मन ही मन निर्णय ले लिया था, उसकी आंखें भर आई थी, पर उसने कहा आंसू अगर बाहर आए तो पूरी योजना फेल हो जाएगी। झटपट से उदय सिंह के कपड़े खोले, इधर चंदन के कपड़े उतारे और चंदन के कपड़े तो पहनाए किसको? उदय सिंह को। और उदय सिंह के कपड़े पहनाए किसको? उदय सिंह बढ़िया बढ़िया तगड़े वाले पलंग पर सो रहे थे, तो उस पलंग पर सुलाया किसको? चंदन को। और उदय सिंह को उठाकर एक जो चारपाई थी उस पर सुला दिया। अब बच्चा लोग, बनवीर आया अंदर और बनवीर ने आकर पन्ना को कहा कहां है राजकुमार उदय सिंह? तब इसी मां ने अपनी ममता को मारकर अपने पुत्र चंदन की तरफ इशारा कर दिया कि ये सो रहा है उदय सिंह। और उसी मां के सामने उसके ममता के, उसके पुत्र के, उसके चंदन के कितने टुकड़े कर दिए और वो चला गया। कौन? बनवीर। पन्नाधाई ने दोनों को उठाया, उदय सिंह को भी उठाया और चंदन को भी उठाया। चंदन का बार अंतिम संस्कार किया, बहुत लाड किया, रोई बिल्की पर करे तो क्या करे, बचाना था किसको? उदय सिंह को। उदय सिंह को वहां से लेकर पहले गई वागड़। कहां गई? वागड़ गई बच्चा लोग। वागड़ के अंदर थोड़े समय के लिए रुकी, वहां शरण नहीं मिली तो वो गई कुंभलगढ़। कौन से गढ़ गई रे? कुंभलगढ़ गई। और कुंभलगढ़ का एक था जिसका नाम था, वणिक था जिसका नाम था आशा देवपुरा। कौन था? एक वणिक था, किलेदार था, जाति इसकी
जैन थी, यानी बढ़िया था। अब आशा देवपुरा के पास गई कौन सी दाई, और पूरी बात बताई किसको? आशा देवपुरा धुजने लगा, कहा देखो मैं बनवीर से पंगा नहीं ले सकता, तुम जानो। और तुम्हारा वो घर पर गया। घर पर गया तो घर पर कौन थी रे? उनकी माँ। और उसकी माँ को पूरी बात बताई किसने? आशा देवपुरा ने, कि माँ ऐसी ऐसी बात हुई। तो उसकी माँ ने कहा बता तूने क्या जवाब दिया? तब कहा मैंने मना कर दिया। तब उसकी माँ ने खींच के रेपड़ा मारा, किसको? बोलो। देवपुरा को। देवपुरा के मुंह में निवाला था, सीधा दीवार पर गया और देवपुरा ऐसे ही करने लगा। अब बच्चा लोग कहा कि माँ मुझे क्यों मारा? मैंने आपको स्टार्टिंग में सांगा की कहानी बताई थी ना, अरे बताई थी ना, उन्होंने चोरियां वगैरह की थी करमचंद के साथ, की थी ना। तो कहा उसकी मां ने, कहा कि बेटा काफी समय पहले हमारे घर में भयंकर क्या हो गई थी? चोरी हो गई थी। हम रोड पर आ गए थे, पर राणा सांगा ने हमारा जितना कितना भी खजाना लूटा था वो हमें, वो राजा जब बने तो पुनः वापस लौटा दिया। तो हमारे ऊपर एहसान है किसके? सांगा के। अब बेचारी को, उसको ये पता नहीं था कि चोरी करने वाला भी कौन था। तो इससे ये बात सीखना कि सांगा ने राजा बनने के बाद जिस घर में चोरी की थी ना, उसको पूरा का पूरा खजाना लौटा दिया। पर सांगा ने ये नहीं कहा था कि मैं ही चोर था रात को। पर देखो इससे बात क्या पता चलती है कि सांगा बहुत अच्छे इंसान थे। सही एक नहीं है? तो ये बात बताई, तब आशा देवपुरा वहां से 80 की स्पीड से भागा। तो मां ने कहा किधर जा रहा है? तो कहा अब तो उस बहन को लेकर आऊंगा। अब वो भागा, आगे घोड़े पर बैठा और घोड़े को घुमाया और घोड़े का टॉप लगाया। तब बच्चा लोग उसके घर के बाहर ही बैठी थी, कौन? पन्ना दाई का, रुक जा भाई रुक जा, कठे जा रिया है। तब कहा आप यहां? तब कहा तेरी आंखों से मुझे पता चल गया था कि शरण मुझे मिलेगी तो तेरे घर में ही मिलेगी। और पन्ना दाई ने कहा रेपड़ा कैसा था? तब कहा आप अंदर चलिए, बिल्कुल इस उदय सिंह का पालन पोषण जो भी है मैं इसको क्या दूंगा? शरण दूंगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो बच्चा लोग एक कहानी पीछे छूटती है और वापस जुड़ती है ना, तभी इतिहास पढ़ने का मजा आता है। छापो जल्दी से मरो। गुरुजी मेरे को डेट्स याद नहीं होती है, क्या करूं? मर जाऊं? नहीं मरना नहीं है। सुनिए, डेट को है ना 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ोगे तो डेट्स अच्छे से याद हो जाएगी। देखो हिस्ट्री के अंदर बच्चा लोग बिल्कुल तारीखों का ही लफड़ा रहता है, सही एक नहीं है, और वो आपको अच्छे से याद करनी पड़ेगी। फटाक से छापिए। लास्ट पॉइंट बताइए क्या लिखा? विक्रमादित्य का सीधा शासनकाल लिखो, 1531 से 36, 31 से 36। फटाक से लिखो। फिर एक और भयंकर वाली कहानी आ रही है, विक्रमादित्य शासनकाल 1531 से 36। सीधा लिखो। ये किसके पुत्र थे रे? चलो पुत्र का तो पता ही है आपको, सीधा लिख लो। इनमें राज्योचित गुण नहीं थे। आगे लक्षण मत लिख देना, नहीं थे। इनके समकालीन गुजरात का शासक कौन था रे? बहादुर शाह था। बहादुर शाह ने मार्च 1533 में चित्तौड़ पर क्या किया? आक्रमण किया।
चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अगले पॉइंट में लिखोगे, हो गया आक्रमण, लिखोगे रानी कर्मावती ने समझौते के तहत कहां की जागीरें? रणथंबोर की जागीर व खजाना देकर बहादुर शाह को गुजरात भेजा। अब बताओ पुनः आक्रमण होगा? लिखोगे पुनः आक्रमण। और पुनः आक्रमण कब किया था रे? 1534। बहादुर शाह ने, आवाज नहीं फास्ट लिखो, बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर पुनः आक्रमण किया। आगे बढ़ूं? अगला पेज लू रे, लिखिए। रतन सिंह का शासनकाल हमने नहीं लिखा क्या? लिखा ना? हाँ, 28 से 31। पुनः आक्रमण किया। लिख लिया सभी ने? हाँ जी। आगे बढ़िए और लिखिए चित्तौड़ का दूसरा शाखा। सर सूरजमल रतन सिंह के मामा था। सूरजमल के, याद रखना, रतन सिंह का मामा नहीं था वो, याद रखना वो किसका मामा था? विक्रमादित्य और उदय सिंह का। जो रतन सिंह जो था वो दूसरी रानी का पुत्र था। लिखिए चित्तौड़ का कितवा शाखा? बिल्कुल फटाक से लिख लीजिए। कब हुआ था? दूसरा शाखा। सन लिखोगे 1534-35। किन किन के बीच में? बहादुर शाह वर्सेस कौन था रे? बाघ सिंह तो था ही था, राजा कौन था? तो फिर विक्रमादित्य, उसे तो सिर्फ कार्यभार सौंपा गया था और विक्रमादित्य को रिप्रेजेंट कर रहा था सेनापति बाघ सिंह। बाघ सिंह कोष्टक में लिख दोगे ये कहां का था? देवलिया का। परिणाम में लिखोगे किसकी विजय? बहादुर शाह की विजय। बताओ रानी कर्मावती ने राखी किसको भेजी थी? लिख लो इस पॉइंट में। कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी, किंतु सहायता समय पर नहीं दे सका। फिर लिखोगे अगले पॉइंट में केसरिया किसने किया रे? बिल्कुल आगे लिख दो केसरिया बराबर करके कौन सा सिंह? बाघ सिंह के नेतृत्व में। और जौहर जो हुआ था किसके नेतृत्व में रे? रानी कर्मावती। लिख लीजिए। एक पॉइंट इसके नीचे और लिख दोगे। 1536 ईस्वी में दासी पुत्र कौन सा वीर? बनवीर ने
विक्रमादित्य की हत्या कर चित्तौड़ का क्या बना रे? राजा बना। लिख लो फटाक से। फटाक से लिखिए। अब सुनो अच्छे से। बनवीर का जो चित्तौड़ पर शासनकाल रहेगा वो 4 वर्ष रहेगा, 1536 से 40। और उधर बताओ, उदय सिंह को बचाकर पन्नादाई कहां लेकर गई? कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ के वणिक आशा देवपुरा ने क्या दी थी रे? शरण दी थी। और वहीं पर उदय सिंह जी रुके थे, रहे थे आशा देवपुरा के पास। और जब इनके अंदर राजा के गुण और लक्षण दिखाई देने लगे, तब याद रखना आशा देवपुरा ने मेवाड़ की जागीर के जितने कितने भी सरदार थे, छोटे मोटे राजा थे, उन सबको अपने घर पर बुलाया। कहां बुलाया? घर पर बुलाया। और घर पर बुलाकर क्या कहा सुनना, मतलब सभी को असलियत बताई। किसकी? उदय सिंह की। पर कोई मानने को तैयार। सभी ने कहा वाह देवपुरा वाह, तू कहेगा, कोई मनगढ़ंत कहानी रचेगा और हम विश्वास कर लेंगे, हम नहीं करेंगे। तब आशा देवपुरा ने कहा मेरे पास इसका पुख्ता सबूत है। तो कहा बुलाओ सबूत जो है। तो बुलाया गया माता जी की पंडोली गांव से। किसको? पन्नादाई को। क्योंकि पन्नादाई यहां पर उदय सिंह को छोड़कर अपने गांव माता जी की पंडोली चली गई, वही मेवाड़ के अंदर। अब अच्छा लोग, पन्नादाई को बुलाया गया। पन्नादाई ने सभी इकट्ठा हो रखे सामंतों को असलियत बताई, तो एक भी मानने को तैयार नहीं थे। तो बच्चा लोग, पन्नादाई ने जब बात बताई कि बनवीर जब जश्न मना रहा था चित्तौड़ को पाने की खुशी का, उसी दरमियान वो जश्न को छोड़कर नंगी तलवार लेकर आया। किधर? मतलब महलों की तरफ। तब बच्चा लोग ये बात कही तो वहीं पर एक सामंत था जिसका नाम था अखेराज। ये अखेराज सोनग्रा है और उधर अखेराज देवड़ा था। सावधानी हटी, ध्यान रखना, मरोगे बड़ोगे। और नाम सेम टू सेम होने से, जैसे सपोज करो एक दीपिका पादुकोण है और एक दीपिका नाम की कोई और है, तो क्या नाम सेम टू सेम होने से आप जाकर उस दीपिका को कहना कि तू मेरी है, बोल देना? तो नाम सेम होने से घबराना नहीं है। वो अखेराज अलग है, ये अखेराज अलग है। तो बच्चा लोग वहीं पर उपस्थित है अखेराज। अखेराज ने ये बात सुनी, तब अखेराज ने कहा पन्नादाई वापस बताओ क्या कहा? तब कहा कि जब दुर्ग के अंदर चित्तौड़ पाने की खुशी में बनवीर क्या कर रहा था? जश्न मना रहा था। तब वो नंगी तलवार लेकर वहां से निकला। तब अखेराज ने कहा ये बात सही है, मैं भी वहां पे ठुमके लगा रहा था। और बिल्कुल गया था कौन? बनवीर। अब बच्चा लोग, एक का सपोर्ट मिला पर पिछले वाले मानने को तैयार नहीं थे। पिछले वालों ने कहा वाह अखेराज जी वाह, आप भी इस कहानी के हिस्सा हो। तब कहा नहीं ये सत्य है। तब बच्चा लोग सभी सामंतों और सरदारों को कहा कि बताओ मैं ऐसा क्या काम करूं कि तुम्हें विश्वास हो जाए। तो बच्चा लोग वो सभी राजकुमार उदय सिंह को एक तुच्छ बच्चा मान रहे थे, आम बच्चा मान रहे थे।
तो बच्चा लोग अखेराज जी को का ठीक है, हमें विश्वास हो जाएगा, हम समर्थन करेंगे। आप एक काम करो, पहले इस एक थाली लाओ, थाली के अंदर खाना लाओ और खाना खिलाओ पहले इस बच्चे को, और फिर इसका जो जूठा बचता है वो आप खाकर दिखाओ। तो बिल्कुल बच्चा लोग, उदय सिंह को पहले खाना खिलाया गया, उनका जो जूठा खाना बचा वो दिया गया किसको? अखेराज जी ने खा लिया। अब तो भी सामंत उनका नहीं, हम नहीं मानते। तो कहा तुम क्या हो रहे? तो कहा कि अब क्या करूं? तब कहा एक काम करो, आपकी एक पुत्री है, अपनी पुत्री का विवाह इस लड़के के साथ करो, हम मान लेंगे। तब बच्चा लोग, उसी अखेराज ने अपनी पुत्री जयवंता बाई का विवाह किसके साथ किया? और इसी जयवंता बाई की कोख से वीरवर महाराणा प्रताप का जन्म होगा। कंप्लीट ना? अरे कंप्लीट ना? समझ में आया कि नहीं आया? छापो मरो जल्दी से। टू बी कंटिन्यू या स्टॉप? चलिए अच्छे से लिखिए। क्या लिखा? मारा किसको? अभी विक्रमादित्य को मार दिया, बनवीर को भी यहीं पर खत्म कर दे। पहले लिख लो, चलो बनवीर लिखो, बनवीर का शासनकाल लिख लो 36 से 40। 36 से 40 बनवीर के अंदर पॉइंट लिखा देता हूं, पन्नादाई का और उदय सिंह का, है ना? लिखो, लिखो बनवीर से बचाकर, बनवीर से उदय सिंह को बचाकर, बनवीर से उदय सिंह को बचाकर पन्नाधाई कहां लेकर गई रे? कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग गई। अब बताओ कुंभलगढ़ के किस व्यक्ति ने शरण दी रे? हाँ लिखो फटाक से, लिखो कुंभलगढ़ के किल्लेदार आशा देवपुरा ने। हाँ जी बिल्कुल, क्लास थोड़ा टेक्निकल समस्या की वजह से डिस्कनेक्ट हो गई थी, अब वापस कनेक्ट हो चुकी है। अच्छे से एपिसोड देखिए और आनंद लीजिए। क्या लिखा रे? हाँ, कुंभलगढ़ के किल्लेदार, तो वेट क्या कर रहे हो? लिखो ना, आशा देवपुरा ने शरण दी। लिख लिया? अगले पॉइंट में लिखो, आशा देवपुरा ने, आशा देवपुरा ने सभी मेवाड़ी सरदारों को इकट्ठा कर, आशा देवपुरा ने सभी मेवाड़ी सरदारों को इकट्ठा कर, सरदारों को इकट्ठा कर इकट्ठा कर कुंभलगढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में उदय सिंह का 1537 ईस्वी में क्या हुआ रे? राज तिलक किया। अभी देखो राज तिलक कहां हो रहा है? हाँ, राज तिलक किया। अब लिखो नोट लगाकर, 1540 ईस्वी में उदय सिंह ने मारवाड़ के मालदेव राठौड़ की सैनिक सहायता से बनवीर को पराजित कर,
हाँ बिल्कुल, पराजित कर मौत के घाट उतारा व चित्तौड़ पर क्या किया रे? अधिकार किया। लिख लो फटाक से। चित्तौड़ पर अधिकार किए। अरे भाई ये ले, क्या लिखेगा इसमें? पूरा लिखा हुआ है, कोई चीटिंग नहीं है। मैं चीटिंग नहीं करता हूं, मैं सीधा पाप काटता हूं। यही लिखाया, इतनी देर मैंने समझाया ही था, लिख लीजिए। नहीं, कुछ भी नहीं बोलकर लिखाया, यही आपके सामने पड़ा है। सही है। एक बार पीछे वाला पेज दिखाइए प्लीज, हमें शांति नहीं मिल रही है। ले देख, अब मिल गई शांति। ये छाती कुटा है। आगे बढ़ो। हिंदू सुल्तान नहीं, हिंदू पथ कहा जाता है। हिंदू सुरातन तो हमने किसको लिखा था? राणा कुंभा को। सावधानी हटी दे धमाधम। याद रखना, हिंदुआ सूरज बप्पा रावल। हिंदू सुरातन या हिंदू सुल्तान राणा कुंभा। हिंदू पथ राणा सांगा। हिंद केसरी महाराणा प्रताप। तो देख लीजिए अच्छे से। जो भी, मैं तो आपको हमेशा कहता हूं, जो सिमिलर उपाधि आती है या सिमिलर कोई चीज आती है तो कंफ्यूजन नहीं हो तो एक साथ लिख लेनी चाहिए। सब लिख लेंगे हम प्रताप के समय, ठीक है। चलिए लिख लिया। ये हेडिंग डालो बढ़िया फटाक से। उदय सिंह। कौन से सिंह? उदय सिंह। और उदय सिंह का शासनकाल लिखो 1540 से 1540 से 1572 72। लिख लिया? अरे लिख लिया क्या? हाँ। अब अच्छा लोग, आपको पता है, आपने एक चीज देखी होगी कि जिंदगी के अंदर हम किसी न किसी से बहुत अभिप्रेरित होता है, मोटिवेट होता है। पर जमाना बदल चुका है। अभी की जो जनरेशन है वो अभिप्रेरित होती है इंस्टा से। काचा बादाम, पाका बादाम। हाँ हाँ बिल्कुल पता है, धन्यवाद। हाँ, आभार आपका। चलिए अब सुनिए अच्छे से। तो बच्चा लोग, इंस्टा से इंस्पायर नहीं होना है। इंस्टा पर भी अच्छे अच्छे, याद रखना, आपको मोटिवेट करने के लिए काफी वीडियोस आते हैं, याद रखना। तो सुनो, ऐसे ही उदय सिंह जी भी एक व्यक्ति के बहुत बड़े फैन थे। उदय सिंह जी ने उस व्यक्ति को खतरनाक वाला फॉलो किया था। कहा कि, और फॉलो भी तगड़ा था, कहा कि राजा जी, तुम जिस घर में तोरण बांधोगे उस घर के अंदर हम भी तोरण बांधेंगे। मतलब समझा? क्या आपकी जिस घर में शादी होगी उस घर में हमारी भी शादी होगी। तो राजा जो थे वो तो थे उदय सिंह, और ये जो फॉलो करते थे वो करते थे मारवाड़ के राजा मालदेव राठौड़ को। बच्चा लोग याद करो, मालदेव राठौड़ की एक रानी थी, उमा दे। कौन सी दे थी ना, जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। वो कहां की थी? जैसलमेर के लूणकरण भट्टी की पुत्री। उसके 2 पुत्रियां थी, बताना पड़ेगा। पहले देखो, अभी बात हो रही है कौन से मेर की? और जैसलमेर के जो राजा कौन से करण? अब लूणकरण भट्टी की मैंने कितनी पुत्रियां बताई रे? पहली तो थी दे ही दे, और दूसरी बाई ही बाई। कौन सी बाई? तो उमा दे
दी किसको? मालदेव को। और अब देखो फॉलो मालदेव को कौन कर रहा है, तो इधर कौन सी है? तो बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, संघ। कौन से सिंह? तो अब सुनो, उदय सिंह और मालदेव का विवाह कहां हुआ रे? तो अब मैं आपसे पूछूं, मालदेव और उदय सिंह का रिलेशन क्या है? डू ही डू। इसीलिए सहायता की थी उदय सिंह की मालदेव ने सेना देखकर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? पॉइंट देखो लास्ट बनवीर का। अब मत देखो, इधर देख लो, मर लो। 1540 में उदय सिंह ने मारवाड़ के कौन से देव को? क्यों? बिल्कुल उदय सिंह जी ने कहा डू ही डू। यार तुम तो राजा हो कौन से वाड़ के? मेवाड़ के नहीं, मारवाड़ के। मारवाड़ के राजा हो, थोड़ी सैनिक सहायता दे दो और हमें भी राजा बना दो। कौन से वाड़ का? तब कहा जीतते चाहिए, ले जाओ और जीत लो किसको? चित्तौड़ को, मेवाड़ को। तो बिल्कुल बच्चा लोग सहायता ली, बनवीर को बचेड़ा और अधिकार किया किस पर? 5 जनवरी 1544 गिरी सुमेल का युद्ध, याद है ना? पढ़ा तो होगा कभी? नहीं पढ़ा, मरा। सुनो, मारवाड़ के राजा थे मालदेव राठौड़। कौन थे? और उस समय हिंदुस्तान की जो सत्ता थी वो थी शेर शाह सूरी के पास। किसके पास? पूरे हिंदुस्तान में उस समय सिर्फ 2 ही नाम गूंजते थे, एक तो शाह ही शाह और एक उत्तर भारत में गूंजता था देवों के देव मालदेव। तो शेर शाह ने कहा अगर मैंने टाइम रहते हुए मालदेव को बछेड़ा नहीं, मालदेव को पराजित नहीं किया, तो ये कल मेरे लिए समस्या बन जाएगा। तब ये सेना लेकर आया कौन से देव पर? तब युद्ध हुआ गिरी सुमेल का युद्ध। बोलो कौन सा सुमेल? जो 5 जनवरी 1544 को, और विजय हुई किसकी? अब बच्चा लोग मारवाड़ जीत लिया किसने? तब शेरशाह सूरी ने कहा लगे हाथ जीत लेते हैं वाड़ ही वाड़। और मेवाड़ के राणा थे उदय सिंह द्वितीय। उदा फास्ट याद है ना, ध्यान रखना। उदय सिंह द्वितीय थे। बच्चा लोग शेरशाह सूरी आया हमारे उदय सिंह जी ने, जो ही पहुंचा शेरशाह सूरी चित्तौड़, उदय सिंह जी ने चाबियां सौंप दी का ये लो। यानी याद रखना, मेवाड़ के पहले राजा जिन्होंने क्या स्वीकार की? क्या स्वीकार की? तो सवाल पूछा, मेवाड़ का पहला राजा जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की कौन था? कौन था रे? कौन था? सबके सब मरोगे साले। याद रखना, मैंने मुगल बोला है और ये अफगानी है। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला अमर सिंह था। उदय सिंह, उदय सिंह। उड़ जाओ, मर जाओ। अब गलती करोगे ऐसी, इसीलिए यहां पर ठोकर खिलवाई है। क्वेश्चंस को बढ़िया आंख के फाड़ के देखना है कि ये मुगल कह रहा है, अफगान का कह रहा है। अफगानी कहे तब करोगे कौन सा सिंह? सावधानी हटी, जैसे अभी घटी दे धमाधम। बस ठोकने में रहते सर, बस सिमिलर रहना चाहिए, सही है या गलत है। बोलो गलती करोगे? अरे करोगे क्या? छापो फटाक से। मालदेव तो खुद भी धीरबाई के साथ, अरे धीरबाई के साथ नहीं रे भाई, धीरबाई की एक और बहन थी उसके साथ करना चाहता था, मैं साथ में था। फटाक से आगे बढ़ो। आवाज नहीं, आवाज नहीं। क्या पॉइंट लिखा? उदय सिंह का पहला ही पॉइंट लिखो। 1540 ईस्वी में चित्तौड़ के राजा बने
जगमल मेड़तिया नहीं लिखाया, मैंने वीरमदेव मेड़तिया लिखाया। 1 मिनट रुको भाई, देखना तो खानवा का युद्ध निकालना, वीरमदेव मेड़तिया था, जगमल लिखाया। जयमल काटो रे, जयमल नहीं है, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरुण, बहुत ही बढ़िया। खानवा के युद्ध में सांगा की तरफ से भाग लेने वाले लिखे ना, बिल्कुल बढ़िया, संशोधन करो, वो जयमल नहीं है, जयमल तो अभी उदय सिंह के समय आएगा। कंप्लीट ना लिखो फटाक से, वहां पर लिखो वीरमदेव। कौन सा देव? वीरमदेव, बहुत बढ़िया। अब फटाक से आगे निकालो, अब आगे आ जाओ। 1540 ईस्वी में चित्तौड़ के क्या बने रे? हां, लिख लिया? आगे बढ़िए, आवाज नहीं रे, लिख लिया पॉइंट। अब अगले पॉइंट में लिखिए, नोट लगाकर लिखो 1544 ईस्वी में, 1544 ईस्वी में, फास्ट लिखो थोड़ा, 1544 ईस्वी में, अब ईस्वी में उदय सिंह ने शेरशाह सूरी कोष्टक में लिखो अफगानी, ना कि मुगल। कोष्टक में क्या लिखोगे? अफगानी, कोष्टक बंद। शेरशाह सूरी की क्या स्वीकार की? अधीनता स्वीकार की। शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की। लिख लिया? अरे लिख लिया क्या? अब बढ़ो आगे और लिखो मेवाड़ मारवाड़ पुनः संघर्ष। यानी इतनी देर तो अच्छी बन रही थी, कौन से सिंह के? उदय सिंह और मालदेव के। अब संबंध बिगड़ जाएंगे। फास्ट लिखे थोड़ा। पहले संघर्ष का कारण बता दूं? अरे बता दूं क्या? देखिए अच्छे से बच्चा लोग, याद करो, हमने सांगा के समय पढ़ा था गुंदा ही गुंदा। तो गोगुंदा का एक शासक था जिसका नाम था जैत्र सिंह। बोलो कौन सा सिंह? ये कोई कारणवश छोड़ देता है वाड़ ही वाड़, और छोड़कर चला जाता है वाड़ ही वाड़। बोलो कौन सा वाड़ रे? और मारवाड़ के राजा थे, बोलो आपके कौन? मालदेव। अब मालदेव के दरबार में गए कौन से सिंह रे? तो बिल्कुल मालदेव ने कहा वो, तब का माय नेम इज, आई एम कमिंग फ्रॉम, मुझे नहीं रहना कौन से वार्ड में, इसलिए तुम्हारे पास आएंगे, तुम मुझे शरण। तो बिल्कुल मालदेव ने कहा बहुत बढ़िया, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, आप जाओ वाह रे वाह खेरवा। कहां जाओ? हम आपको खेरवा की क्या देते हैं? अब बताओ, जेतर सिंह को खेरवा की जागीर किसने दी रे? शरण दी कि नहीं दी? तो जेतर सिंह की नजरों में बिल्कुल इज्जत बड़ी कौन से देव के? मालदेव के। कंप्लीट ना? अब देखो, अब जेतर सिंह के 2 पुत्रियां। कितनी पुत्रियां? 2 पुत्रियां थी। तो जेतर सिंह ने कहा यार मालदेव जी ने शरण दी है, तो हमारी बड़ी पुत्री जो है कौन सी दे? इसका विवाह कर देते किसके साथ? मालदेव के साथ। तो बिल्कुल मालदेव जी का विवाह, मालदेव जी को पत्र भेजा, सगाई का नारियल भेजा, तो मालदेव जी ने बिल्कुल एक्सेप्ट किया, कहा विवाह तो करेंगे, और विवाह बिल्कुल विधि विधान पूर्वक कर दिया। अब चलो, तुम्हें पता हमारे राजस्थान के अंदर रिवाज बहुत है, शादी होने के बाद वो भगवान के फेरी देनी पड़ती है, जिसको मारवाड़ी में कहते हैं जाता, कहते हैं ना। और जाता जो लगती है वो ससुराल में भी लगती है और पियर में भी लगती है। तो बिल्कुल मालदेव जी ने अपने मारवाड़ में तो जाता दे दी। अब जेतर सिंह जी ने कहा कि मालदेव जी आप एक काम करो, दोनों जने आओ और जाता दे दो। कहा? हाँ।
हाँ, आलू रावल के शासनकाल में जगदम्बिका का निर्माण नहीं हुआ, प्लीज बताइए। अरे भाई, ये जगदम्बिका माता ये आर्ट एंड कल्चर में आएगा रे, वहां पे माताएं नहीं पढ़ोगे क्या? पर फिर माता और देवता या पढ़ लोगे तो फिर मैं हिस्ट्री का पढ़ाऊंगा। तो जो चीज चल रही है उससे रिलेटेड पढ़िए, है ना। तो अब सुनिए अच्छे से, तो बच्चा लोग देखना अच्छे से। अब बिल्कुल स्वरूप देव का विवाह कर दिया और मालदेव जी और स्वरूप देव को वापस बुलाया किसने? तो बिल्कुल बच्चा लोग मालदेव जी स्वरूप देव को लेकर आए कौन से वाह में? खेरवा में। तो बिल्कुल घर से थोड़े दूरी पर थे, तो मालदेव जी ने कहा आप चलो हम आ रहे हैं। तो बिल्कुल स्वरूप देव अपने घर की तरफ आ रही थी, तो उसकी छोटी बहन, अब देखो इतिहासकार बहुत खतरनाक है, इतिहासकारों ने इतना ही लिखा दूसरी पुत्री। क्या लिखा? अब इन्होंने इतिहासकारों ने तो लिखकर छोड़ दिया और हमारे गिरे कर दी। छोरे कहते हैं इसका, अरे तू जान के क्या करेगा, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा क्या? अब सुनो, तो दूसरी पुत्री यानी स्वरूप देव की बहन, उसको पता चला कि दीदी आई है, तो बिल्कुल महलों से भाग कर गई और गई दीदी के पास। कहा दीदी दीदी आ गई तू? कहा बिल्कुल आ गई। तो कहा तू अकेली आई? तो कहा नहीं जीजू भी आए। तो कहा कहां है? कि वो पीछे आ रहा है, लड़ा लेने लग गया है। तो बच्चा लोग का कोई बात नहीं। तो अब बच्चा लोग बिल्कुल दोनों बहनें अंदर गई, भीतर कक्ष में गई। बिल्कुल हमारे आए कौन से देव जी? आगे बैठे थे कौन से सिंह? मालदेव जी आए। मालदेव जी ने कहा धोख दो। क्या दो? हाँ बिल्कुल धोख दिया। मालदेव जी ने कहा आइए बैठिए। तो बिल्कुल बैठ गए। किसके पास? जेतर सिंह के पास बैठ गए। अब बच्चा लोग उधर पता चला साड़ी साहिबा को, मतलब मालदेव जी के क्या लगेगी? साड़ी लगेगी। तो साड़ी साहिबा को पता चला, तब उसने अपनी बहन को कहा मैं जीजू को छेड़ूंगी। क्या करूंगी? तब बच्चा लोग उसकी बहन ने कहा कि सावधान रहना, सतर्क रहना, खतरनाक है। एक जिंदगी भर के लिए रूठ गई। और वो कहां बैठी है? तारागढ़ में। उमा दे थी ना। तो बच्चा लोग का नहीं नहीं छेड़ूंगी मैं तो बिल्कुल बच्चा लोग चाय लेकर गई। कौन? साली साहिबा। केड़ी दूचड़ी? दूचड़ी के दूचड़ी। साली साहिबा क्या लेकर आई रे? चाय लेकर आई और लाकर कहा जीजू टेक इट। तो जीजू ने पहले देखा किसको, और मालदेव जी भी कम नहीं थे। मालदेव जी ने बाइलिंगुअल में जवाब दिया, यानी दो मतलब निकले उसमें जवाब दिया। का आई डोंट लाइक टी, आई लाइक कॉफी। केड़ा यो साढ़े टी को लाइक नहीं करता और तुम्हें लाइक करता हूं, इसका क्या मतलब हुआ? यू आजा आजा। मर जाएगा। झांप लिया ना मैंने। अरे तेरे को नहीं कह रहा हूं, पीछे ही कह रहा हूं मैं। ये बेचारा डर गया कि सर मैं नहीं था बाबूजी। तो सुनो अब अच्छे से, कोई बात नहीं। अब बच्चा लोग बिल्कुल कहा आई डोंट लाइक टी, आई लाइक कॉफी। तो वापस गई वो अंदर और जाकर अपनी बहन को कहा जीजू बदमाश है, मुझे छेड़ते हैं। का मैं चाय नहीं पीता। और इसका मतलब ये था मालदेव का। अब मतलब सुनना, मालदेव ने कहा आई डोंट लाइक टी, तो कहा अब हमें चाय पसंद नहीं। चाय का मतलब स्वरूप दे। अब हमें पसंद है कॉफी। और कॉफी कौन? हाँ ये लैंग्वेज थी, यू नहीं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब बच्चा लोग इधर दिमाग खराब हो गया। किसका? मालदेव जी का। पास में बैठे कौन से सिंह जी? जेतर सिंह जी। अब मालदेव जी किससे डरे? डरे तो मालदेव जी से डरे, जेतर सिंह जी से क्यों डरे? मालदेव जी का पूरा उत्तर भारत में डंका बज रहा था। तो मालदेव जी ने सीधा जेतर सिंह जी को कहा ससुर जी। कहा जी? का मार्केट में ऑफर चल रहा है, बाई 1 गेट 1। मुझे छोटी साड़ी से भी विवाह करना है।
तब जेतर सिंह को ये बात अच्छी नहीं लगी। जेतर सिंह ने जैसे तैसे करके स्थिति संभाली, पर मालदेव जी हटीले थे, कहा नहीं ब्याह करूंगा। तो कहा देखो अभी तो विवाह किया कौन सी देव का, दे का, स्वरूप दे का विवाह किया है। एक काम करते 4 महीने 6 महीने बाद बिल्कुल आपका दूसरी पुत्री के साथ भी क्या कर दिया जाएगा, विवाह कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल बच्चा लोग जैसे तैसे करके मालदेव को भेजा। मालदेव ने कहा 6 महीने बाद विवाह होना चाहिए, तो कहा 100%। अब बच्चा लोग दूसरी जो पुत्री थी उसकी सगाई हो रखी थी मेवाड़ के राणा उदय सिंह के साथ, और जब जेतर सिंह को शादी का प्रस्ताव रखा तो सुन लिया था। अब बच्चा लोग बिल्कुल जेतर सिंह ने संदेश भेजा उदय सिंह को, कहा कि मेरी दूसरी पुत्री से विवाह करना चाहते कौन, और आपके साथ सगाई तय हो रखी है, तो बताइए मैं क्या करूं, तो बताओ रिश्ते बिगड़े कि नहीं बिगड़े। तब बच्चा लोग उदय सिंह ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपनी पुत्री को लेकर कुंभलगढ़ पहुंचो और वहां हम दोनों का क्या करवा दो, विवाह। अब विवाह हो गया, जेतर सिंह ने कर दिया दूसरी पुत्री का विवाह। बोलो किसके साथ रे, उदय सिंह के साथ कर दिया। उदय सिंह भी कम नहीं थे, उदय सिंह ने भी जेठालाल की तरह सैपली ली ऐसे दोनों की, और सैपली लेकर भेजी किसको, मालदेव को। मालदेव ने देखा तो कहा ले गया। मालदेव ने कहा अब मैं तुझे छोड़ूंगा। बताओ रिश्ते बिगड़े कि नहीं बिगड़े, अरे बिगड़े कि नहीं बिगड़े। कल एक कारण और होगा, एक जबरदस्त और कहानी सुनने को मिलेगी, तो देखना ना भूले कल का भी और कल तो महाराणा प्रताप की एंट्री होगी, तो तलवारें हथियार बर्छे वगैरह लेकर आए। ओके हाँ, अब देखो आज जो पढ़ा रहे हो सर समझ में नहीं आ रहा है, तो बीच में आओगे तो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है।